दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। आज की चर्चा में मुद्दा है दिल्ली के सियासी गलियारे में मची खामोश हलचल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से, जेपी नड्डा से और अमित शाह से हुई मुलाकातें। क्या ये मुलाकातें सिर्फ औपचारिकता थी या फिर कोई गुप्त राजनीतिक सौदेबाजी? अब क्या आरएसएस योगी के पीछे खुलकर खड़ा हो गया है? क्या मोदी शाह को 2027-2029 की रणनीति में योगी फैक्टर असहज कर रहा है? आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार संजय समर, जो इन सियासी घटनाक्रमों की गहराई को समझते हैं, जो बताएंगे कि क्या योगी अब दिल्ली के लिए चुनौती बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बहस। योगी बनाम दिल्ली दरबार, सत्ता का नया समीकरण। संजय जी नमस्कार। सर, इशू ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं, तो इसको आप किसके क्या मायने आप समझते हैं, क्या मायने देखते हैं? देखिए महेश बाबू, आदित्यनाथ जोगी जो है मुख्यमंत्री, इसके पहले वो सांसद भी रहे हुए, बिल्कुल साफ छवि के, लाग लपेट नहीं, सीधे सीधे बात करने वाले। अगर जिस विचारधारा से वो जुड़े हैं उसकी ही बात करते हैं, ना हट के बात करते हैं, ना किनारे ना आगे। और उनकी उपलब्धि ये रही कि एक टेन्योर उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया और अपने कार्य के बल पर, अपने बल पर वो दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। जबकि अंदर खाने की बात करें तो उनको हराने के लिए, उनको हटाने के लिए उन्हीं की पार्टी के लोग एड़ी चोटी एक कर दिए थे। और उसमें बीच में, मतलब ये जो टेन्योर चल रहा है, इसके पहले जो अंदर खाने की बात है उसमें संगठन के लोग उनसे इस्तीफा भी मांगने गए थे कि आप इस्तीफा दे दें और मौर्य साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तमाम मीडिया में भी ये चर्चा थी, कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग ये कहते हैं कि इनको ये कहा गया कि आपसे 70% 80% आपके विधायक नाराज हैं, तो इन्होंने जवाब में दिया कि आपसे तो 80% जनता नाराज है, इसी से मोदी जी आप रिजाइन कर दिए। तो दोनों में जो चर्चाएं हैं, जो सामने बात आती हैं छन करके, वो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है, कि मोदी वर्सेस जोगी, ये 36 का लड़ाई कब से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें अगर साफ छवि कहें, व्यवस्थित छवि कहें, या फिर जिस विचारधारा से संघ जुड़ा हुआ है या जिस विचारधारा को लोग पसंद करते हैं, उसमें अगर कोई सख्त और ठीक आदमी जो दिखाई दे रहा है, उसका नाम आदित्यनाथ जोगी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो अंदर खाने की बात होगी तो ये अपने स्तर से वहां गए होंगे कि भाई थोड़ा मिल लें, कर लें, क्योंकि चर्चाएं महेश जी बड़ा जोर शोर से है कि 17 सितंबर के बाद शायद मोदी जी नहीं रहे। और ये है भी, आप देखें कि लाल बहादुर शास्त्री जी को स्वर्गवास हुए कई साल हो गए, कई दशक हो गए, लेकिन उनकी एक बात की चर्चा अक्सर होती है, जब जब रेल दुर्घटना होती है उनका जिक्र जरूर आता है कि एक वो हमारे रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सारी जिम्मेवारी लेकर के रिजाइन किया और इस्तीफा दिया। आज भी वो जिंदा हैं। तो हमें लगता है कि मोदी जी भी जिंदा रहने के लिए सालों साल जिंदा रहने के ऐसा कदम उठाएंगे कि वो 75 साल के हुए तो वो रिजाइन कर देंगे, ऐसा हमें लगता है। होना भी चाहिए, क्योंकि बार बार जो गारंटी देते हैं, बार बार जो दावा ठोकते हैं, बार बार जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं, इससे अलग नहीं हो पाता। तो लिखा हुआ हो या न लिखा हुआ हो, ये तो नियम है ही कि 75 साल बाद आपको जब चादर ओढ़ लिए 75 का, तो आपको बैठ जाना चाहिए और मार्गदर्शन में चले जाइए। हम लोग के घर में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बाबा दादा नाना दरवाजे पर बैठते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन होता है और हम बच्चे काम करते हैं। हम ही लोग का जो उम्र हुआ, बच्चों से हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या करना है, तुम बताओ। तो ये चीज हमें लगता है कि मोदी जी को रिजाइन कर देंगे। ये वो चाहेंगे कि हाँ भाई, लाल बहादुर शास्त्री की तरह इनका भी नाम लिया जाए कि भाई समय हुआ और हमने रिजाइन कर दिया। तो उसी तालमेल में योगी जी गए होंगे कि भाई उस तालमेल को हम बरकरार रखें। और जो लोग जरूरत के लोग हैं, मान लीजिए नड्डा साहब है, जरूरत के लोग,
अगर अमित शाह जी जरूरत के लोग हैं तो भाई टीम तो बना करके चलना पड़ता है ना भाई। शासन करना है, उस पद पर बैठना है, सबको मिला जुला करके चलने का है, तो विरोधी कम हो, विरोध कम हो, इसलिए भी एक यात्रा उनकी बनी होगी। ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मिलना जुलना होते रहा है, लेकिन अजीत योगी और नरेंद्र भाई मोदी में 36 के रिश्ते रहे हैं। तो ये पटना और ये इस तरह से दोस्ती करना स्वाभाविक बात है कि किसी के पेट में ये बात पचेगी नहीं। महेश जी, संजय जी, आपकी ये बात कि लाल बहादुर शास्त्री नैतिकता उनकी जो है नैतिकता वाले इंसान थे, और पिछले सरकारों में भी कितने लोग ऐसे रहे हैं कि छोटी छोटी बात होती थी तो वो अपने पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन लेते थे, उनका मुंह भी बंद करते थे। 2G घोटाला हुआ, 2G को एक अंदर तो सब बरी हो गए, लेकिन 2G घोटाले में जो है, जो उस टाइम मंत्री थे उनको भी कांग्रेस ने हटा दिया। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार ने बोला कि हमारे यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं, और उसके बाद जो भी दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पे बीजेपी खुद आरोप लगाती थी, प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते थे, वो जब भाजपा में आ गए तो उनके भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल गए, सब गंगोत्री के गंगा जल में नहा लिए। ऐसे नैतिकता वाले इंसान से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कदमों पे चलेंगे और वो अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखवाएंगे, सर ये बात ऐसी नहीं हो जाएगी कि एक खंबा है उस पर बिल्कुल तेल लगा हुआ है, गिरेंगे चढ़ेंगे तो भी गिरेंगे। और वो भी खंबा कब, जब बरसात का है, बरसात में बिजली का खंबा, और उसमें जब बरसात है तो छुएंगे तो करंट लग जाएगा, करंट ना भी लगे चढ़ेंगे तो भी रपट के नीचे आ जाएंगे। और उसमें कहा जाएगा कि छत पर उसके खंबे पर चढ़ के पोस्टर लगा देगा कोई, क्या संभव है मोदी जी से? देखिए महेश जी, आपके बात में दम है और आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन सिद्धांत की बात होती है। उस सिद्धांत के तहत अगर देखें तो इनसे अभी पट किसी से नहीं रहा है। विदेश में भी किसी देश से इनकी यारी नहीं है, और अगर राज्य देश के भीतर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनके रिश्ते मधुर नहीं है। गवई साहब जिस तरह का कदम उठा रहे हैं या जिस तरह का दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है ऐसा नहीं है। और उसमें माननीय न्यायालय का जो कदम हो रहा है वो जनहित की बात हो रही है, जनहित के हिसाब से चल रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री पर न तो सत्ता पक्ष और न विपक्ष, मतलब दोनों की बात मैं कर रहा हूं, ना जनता किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाती है महेश जी। और आज भी उनकी हर कृति, माने उनके द्वारा किए गए हर एक कार्य की सराहना ही होती है। चाहे वो कुर्ते के नीचे फटा हुआ गंजी पहने, किताब बांध करके गंगा तैर करके पढ़ने जाए, या फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बोले कि मैं 5 फीट का जरूर हूं और तुम 6 फीट के जरूर हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नीचे रहेगी और मेरी आंखें तनी रहेगी। तो वो एक सच में लाल थे, और उनका जो व्यवहार या रहा, उनके जो पारिवारिक हिस्ट्री आज भी देखें तो कोई विवाद वाला नहीं रहा है। चाहे सुनील शास्त्री हो, अनिल शास्त्री हो, भाई आना जाना कहीं लगा हुआ है उसकी अलग बात है, लेकिन वो ज्यों की त्यों धर धीनी चदरिया झीनी झीनी भीनी चदरिया जो हम लोग पढ़े हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री पर फिट होती है भारत माँ के हिसाब से। तो मोदी जी की महत्वाकांक्षा ये होती है कि भाई मैं इतिहास बनूं, मैं इतिहास बनाऊं। तो हमें ये लगता है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने वो चरखा को हटा दिया था, वो क्या बोले खादी वाले में, चरखे को हटा करके वहां ले लिए थे और एक ऐनक रखा था। तो इतिहास बनाने की इच्छा है, महत्वाकांक्षी है, बिल्कुल बहुत महत्वाकांक्षी है। देखिए कि भाई हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि भाई लाखों लाख रुपए का सूट बदलते हैं, दिन भर में सूट बदलते हैं, बाल कटाने कहाँ जाते हैं। तो इनकी इच्छा होती है, छोटी छोटी चीजों का प्रचार बढ़िया से करते हैं। भीड़ भाड़ में धकियाते हुए भी नजर आ जाते हैं कि कैमरा में सिर्फ मेरी ही फोटो तस्वीर आए। तो ये सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि वो मतलब इतिहास बनाने के लिए है। और ये जोगी की यात्रा, जोगी जी की यात्रा बनाने के पीछे एक और कारण हो सकता है महेश जी, कि मोतिहारी में जिस तरह से इनका विरोध हुआ है, बिहार के मोतिहारी में भी गए थे, जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से काले झंडे दिखलाए गए, जिस तरह से मंच से मोदी जिंदाबाद का नारा लगता था, और जिस तरह से वहां लोग कुर्सी तोड़े, मुर्दाबाद के नारे लगाए, ये सब चीज को देखते हुए
इनकी साख पर भी बट्टा आया है। नहीं तो जो 2014 में जो इनकी तूती बोलती थी, जिस तरह से चींटी रेंगते हुए लोग पहुंचते थे और इनकी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था, वो मोतिहारी में नजर नहीं आया है। इसको संघ भी बहुत अच्छे अच्छे ढंग से समझा है, देखा है, जाना है। प्लस लोग भी देख रहे हैं, अभी 3-3 स्टेट में चुनाव है, बंगाल है, बिहार है, आसाम है। तो इन सब जगहों को लूज करना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो अंदरूनी इन पर दबाव भी होगा, प्लस इनके लोग भी ये चाहते होंगे कि भाई अब तुम रिजाइन करके हटो और दूसरे को मौका दो। कुछ सवाल कर रहे थे महेश जी। संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो योगी जी ने मुलाकात की है मोदी जी से, अमित शाह से और जेपी नड्डा जी से, ये दो पहलू हैं जो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, आम जनता के दिमाग में भी आ रहे हैं कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो अंदर की बात को जान लेते हैं और काफी हद तक हमारी बातें सही भी होती हैं। वो अलग बात है कि कई बार समय लग जाता है सही साबित होने में, लेकिन निकलती हैं सही। लेकिन हम अगर एक आम दर्शक के नजरिए से देखें तो वो ये समझना चाहता कि योगी जी जो मिले हैं इन तीनों बड़े नेताओं से, तो उसके अंदर दो बातें आजकल चल रही है कि 75 साल के मोदी जी होने वाले हैं, तो उनको जो है हटना है, मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरा है कि कुछ राज्यों में इन्होंने जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, तो उसमें यूपी का भी बदलने का नाम है अभी। और नंबर 3 ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उसकी भी नियुक्ति होनी है। ये 3 बातें हैं। इन तीनों बातों में कहाँ आपको लगता है कि योगी जी की जो मुलाकात हुई है तीनों से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से, वो बात फिट होती है कि क्या पीएम का हटना, नए पीएम का बनना, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का हटना, नया अध्यक्ष बनना, या यूपी का नया अध्यक्ष बनना, इन तीनों में कौन सी बात ज्यादा फिट हो रही है इन मीटिंग्स के ऊपर? देखिए महेश जी, विपक्ष अब ये बोलना आरंभ कर दिया है कि जो पार्टी अपना मतलब बिल्कुल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में 1.5 साल लगा दिया, वो भारत को विश्व गुरु कैसे बना पाएगा। इनके काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और ये जो 3 मामले आप बताएं, ये तीनों मामले महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, झारखंड का भी प्रदेश अध्यक्ष बदलना है, झारखंड का भी प्रदेश अध्यक्ष आना है, उत्तर प्रदेश का आना है। लेकिन ये सब क्रिया प्रतिक्रिया के लिए कि इतना ये लोग समय अगर लगाएंगे तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। ये विपक्ष का जो आरोप आ रहा है, इसमें भी तो दम दिखलाई दे रहा है। ये तो घर की बात है भाई। हम महेश जी, राम को नहीं रहीम को हम अपना मुखिया बनाएंगे। ये तो इन लोगों के अंदरूनी बातें हैं। तो ये विपक्ष चुटकी लेने में कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहा है। लेकिन अहम बात वो प्रधानमंत्री पद को लेकर के हैं, जो हमें लग रहा है। क्योंकि मोदी जी के बाद अगर कोई दिखलाई दे रहा है उस विचारधारा को पकड़ने वाला, तो 2 ही आदमी हैं, या तो गडकरी जी हैं या योगी जी हैं। तो योगी जी की छवि एक हिंदू छवि है। और कहीं से मैंने पहले भी कहा कि योगी जी का जो लाइन है उसी लाइन को पकड़ करके चल रहे हैं। न उनका दाएं बाएं कोई उनका बयान भी नहीं जाता है। न तो वो मजार जाते हैं, न वो मस्जिद जाते हैं, न ही किसी मुल्ला के यहाँ जाते हैं नमस्ते प्रणाम करने के लिए। और विदेश यात्रा में भी योगी जी की कोई रुचि नहीं। और योगी जी को विदेश यात्रा कौन कहे, अपने देश में भी बहुत ठोस घूमते नहीं है, अपने राज्य में घूमते हैं, राज्य के विकास की बात करते हैं। तो उनको ये पता है कि हमारा कार्यक्षेत्र कहाँ है और कितना है, उसी कार्यक्षेत्र पर ही वो ज्यादा बल देते हैं। अभी वर्तमान में ऐसे ही किसी लोग की जरूरत है जो कि घूमे कम और काम ज्यादा करे, जो हमारे भारत में रहे और भारत की चिंता करे और भारत के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि महीना में 20 दिन बाहर रहे तो काम क्या होगा भाई। भाई इतना बड़ा राज्य है और इतना काम है, तो एक सूत्री कार्यक्रम के तहत योगी जी काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम बोल भी रहा है, अपराध बिल्कुल नियंत्रण में है, उससे गुरेज नहीं। रहा बात विकास का, तो विकास निरंतर प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश की। वो लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज को ही कहीं के लिए भी होती है महेश जी, कानून व्यवस्था। आप याद करेंगे बिहार का लालू राबड़ी सरकार 5:30-6 बजते बजते सब लोग घर में घुस जाते थे। एक व्यवसायी सड़क पर नहीं, महिला सड़क पर नहीं, माने जो सही चीज है। लेकिन नीतीश जी आए, वही डीजीपी, वही थानेदार, 1 साल तक उन्होंने रखा और कानून व्यवस्था को
लागू किया। अभी थोड़ा कानून व्यवस्था गिर गया है। कानून व्यवस्था गिरने के पीछे कारण भी है कि नीतीश जी पलटी मार करके चले गए थे आरजेडी के साथ। तो आरजेडी के साथ गए तो फिर क्राइम बढ़ गया था, तो वो मेंटेन हो गया, क्राइम रुक नहीं रहा है और अभी बिहार में बहुत क्राइम हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का, आप पत्रकार हैं, हम लोग भी डेटा देखते रहते हैं, या फिर पत्रकार मित्र भी है, चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, वो लोग भी बताते रहते हैं। बाकी आगे पीछे जो चलता है वो चलते रहता है, विपक्ष का काम होता है खींचतान करना, खींचतान चलते रहता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहां बढ़िया है। और संघ भी चाहती है, आरएसएस भी चाह रहा है कि देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले जो लॉ एंड ऑर्डर सुधार सके। लाखों बलात्कार हुए हैं टोटल, अगर आप उठा करके देख लेंगे भारतवर्ष में हर राज्य का, तो कई लाख बलात्कार हुए हैं, 500 में कई हजार हत्याएं हुई हैं, खास करके महिलाओं की बात हम कहें। लॉ एंड ऑर्डर भी तो सुधार करना, बस खाली ये कह देना कि बांग्लादेशी घुसपैठ है, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो भाई आपकी तो भी तो जिम्मेवारी बनती है। बिहार चुनाव है तो बांग्लादेशी घुसपैठ है, झारखंड चुनाव आया तो बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी होते कैसे हैं, आते कैसे हैं, इस पर भी तो नियंत्रण करने की बात है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमें लगता है कि संघ अब योगी को प्रमोट करना चाहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा साफ कर दे रहा हूं कि अगली कड़ी के लिए दो ही दावेदार हैं, या तो वो गडकरी साहब या योगी जी। इन्हीं दोनों में से किसी को ये मौका मिलने वाला है, महेश जी। और संजय अब जी, देखिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो योगी जी की मीटिंग हुई है मोदी जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से, इसको हम पीएम पद के जो 75 साल पूरे हो रहे हैं मोदी जी के, उससे हम जोड़ के देखें, या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है भाजपा की, हम उससे जोड़ के देखें? आपको अपना क्या लगता है, या दोनों के साथ जुड़ सकते हैं और एक जगह गडकरी आ जाएंगे तो दूसरी जगह इनको रखा जा सकता है? एक तरह से 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास। प्राथमिकता प्रधानमंत्री पद को लेकर के ही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जोगी जी को जाने का जरूरत नहीं है। हमें जो लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो भाई मन बना करके होता है। अगर लोकतंत्र का वास है भारतीय जनता पार्टी में, तो जिस तरह से वोटिंग करके कांग्रेस ने खड़गे साहब को चुना, उस तरह से वोटिंग कर करके इनको अब तक चुन लेना चाहिए था। लेकिन ये लोग आपसी मन मिला करके किसी एक आदमी को जिम्मेवारी देना चाहते हैं, तो वो तो बड़ी बात है नहीं, उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। हमें लगता है कि मुख्य रूप से ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की कुर्सी 17 सितंबर को पूरी हो जा रही है। एक मसला वो लिए होंगे कि भाई कब करेंगे, क्या करेंगे, पद छोड़ने के लिए तरीका क्या अपनाएंगे, कब से इसको किस किस ढंग से देखा जाए। प्लस हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष इस 2 महीना में चुन लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये दोनों बात उन्होंने जरूर कहा होगा। नड्डा साहब को कहा होगा कि थोड़ा होठ कम खोलिए, आप जो होठ खोल दे रहे हैं तो बहुत खोलने का जरूरत नहीं है। आपकी पहचान, आपको पद जो भी दिया है पार्टी ने दिया है, और किसी न किसी जमाने में आप आरएसएस के प्रिय रहे, जिसके चलते आपको कुर्सी दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और आप कहते हैं कि आरएसएस की जरूरत नहीं, ये उचित नहीं। हमें लगता है जोगी जी इन्हीं दोनों जो 2 सवाल आपने खड़े किए हैं, वो दो सवाल पर इन लोगों को समझाने बुझाने और इन लोगों का मत लेने गए थे। अब जोगी जी उसके बाद जहां रिपोर्ट करना होगा रिपोर्ट करेंगे, और अगला कदम क्या उठता है उसको देखना होगा कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, ये तो बात बिल्कुल साफ है कि योगी जी के पीछे आरएसएस खड़ा है, और यही बात है कि योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने यूपी के, तब भी आरएसएस की वजह से बने। फिर दूसरी बार भी जब मुख्यमंत्री बने तो भी उसमें आरएसएस की भूमिका प्रमुख थी, उसकी वजह से इनको बनाना जो है केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई थी। अब हम ये कहते हैं कि ये तो क्लियर है कि आरएसएस जो है योगी जी के पीछे है, बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। और योगी जी के और मोदी जी के बीच में कैसे संबंध है, ये जग जाहिर है कि कोई अच्छे संबंध नहीं है, बहुत घनिष्ठ संबंध भी नहीं है, और तनाव तो खैर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है। मोदी जी के को नहीं लगेगा कभी भी कि ये जो योगी जी उनके बिल्कुल विश्वास पात्र बन के रहेंगे और कठपुतली की तरह से उनके इशारे पर बाद में काम करेंगे, ये तो संभव नहीं है, और ना मोदी जी को लगता होगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आरएसएस योगी जी के पीछे खड़ा है, और आरएसएस में जो है मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि जब 75 साल की शॉल उड़ाई जाती तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब जरा आप जो है बाजू हटिए और उनको काम करने दीजिए।
तो ये बात भी मोहन भागवत जी बोल चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब योगी जी के पीछे पूरा आरएसएस खड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि योगी जी जाके पीएम मोदी जी से मिलेंगे, मोदी जी उनको कहेंगे कि नहीं आप हमारे विश्वास पात्र हो और हम हमारे कहने पर चलेंगे, या फिर दूसरा पहलू ये है कि उनको लगता है मोदी जी को कि आरएसएस पूरा योगी जी के साथ है और मोदी जी को लगता है कि 75 साल की जो घंटी है अब उनके गले में फंसे ना, बस्ती ना रह जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि कुछ ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। इसलिए भी हो सकता है योगी जी को उन्होंने बुलाया हो। और उसके बाद योगी जी से क्या रहेगा, क्या उन्होंने उनको बोला, क्या उन्होंने उनको लालच दिया, ये बात भी है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि क्या मोदी जी खुद चाह रहे होंगे कि योगी जी जो है मोदी जी के संपर्क में आ जाएं, उनके गुट में आ जाएं और आरएसएस के दबाव में ये जो गुजरात लॉबी है उस पर दबाव जो है इतना ना बढ़े? देखिए, जोगी जी पढ़े लिखे आदमी हैं। वो साइंस से ग्रेजुएट है, मैथ उनका मैथ ऑनर्स है। तो वो उनकी इच्छा यही होगी, ऐसा कयासी हम लगा सकते हैं कि मोदी जी की विदाई आदर सूचक शब्दों के साथ और आदर के साथ हो जाए। तो वो गए होंगे, वो पोलाइट वे में उनको समझाना और प्रक्रिया समझना कि आप किस तरह से विदा लेना चाहते हैं, और उन्हीं के इच्छा के अनुसार वो अपनी उनका विदाई देना चाह रहे होंगे। चूंकि इतने दिनों तक तमाम लोग, तमाम पार्टी, आरएसएस सब इनके साथ लगी, एक पे एक इनको अगर धक्का मार के और किनारे करके अगर हटा दिया जाता है तो पार्टी की भी बेइज्जती है, आरएसएस की भी बेइज्जती है। इसी से एक सद्भावपूर्ण और एक मधुर बेला में और उनकी इच्छा के हिसाब से ही ये चाह रहे होंगे कि आप अपने से ही बता दें कि आप विदाई कैसे लेना चाहते हैं और किन किन कारणों को बता करके लेना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आदर पूर्वक भाव से, इनकी भावपूर्ण व्यवस्था से इनकी विदाई के लिए ही वो बात करने गए होंगे कि भाई अच्छा रहेगा। चूंकि अब सब लोग, मैं बता दूं महेश जी, कि पार्टी के भीतर कोई खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन एक बड़ी लॉबी चाह रही है कि अब ये रिजाइन कर दे। बहुत बड़ी लॉबी चाह रही है कि ये रिजाइन कर दे और ये इस्तीफा दे दे, ताकि अब देश का कुछ विकास हो, कुछ काम की बात हो। कितने दिन गाली देंगे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस? 11-12 साल से कांग्रेस, इतना तो नेहरू जी भी अंग्रेजों को गाली नहीं दिए थे। जिस तरह से वो डेवलप किए उतना तो अंग्रेजों को उन्होंने भी गाली नहीं दिया कि अंग्रेजों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने लूटा। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं। वो जो पद को ज्वाइन किए, ठीक है कश्मीर मामले में उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी किया है उन्होंने, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और विदेश नीति तो उनकी इतनी अच्छी रही कि आते के साथ कई कंट्री को मिला करके और रसिया जैसे दोस्त से दोस्ती किया उन्होंने, कूट निरपेक्ष देश बनाया और कूट निरपेक्ष समझौता किया किससे? रसिया से। वो दोस्ती महेश जी आज तक निभा रही है, आज तक की बात हम कर रहे हैं, वो रसिया है, उससे दोस्ती निभा रही है। ऐसा इन 11-12 वर्षों में एक कंट्री नहीं है जिससे उस तरह का प्रगाढ़ रिश्ता हुआ। एक सिंगल की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी एक कोहराम मचा हुआ है और एक लोग एक नेता की तलाश में है, चाहे गडकरी जी को चुने, चाहे जोगी जी को चुने, जो सामने है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि किसी सूरत में संघ गुजरात लॉबी को इस बार रोक करके रखना चाहती है और रोकेगी, चाहे अमित शाह जी को रोके, चाहे मोदी जी को रोके। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए। जितना करना था डेवलपमेंट उतना इन्होंने कर लिया, अब कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है, तो हाथ कंगन कुवारसी का मोतिहारी वाला नजर आ रहा है सब कुछ को। और विरोध अगर बिहार से आरंभ हुआ है तो हर आंदोलन, महेश जी, ज्यादातर आंदोलन जो हुए हैं वो बिहार से हुए हैं। किसी की, चाहे सुबह खुदीराम बोस को फांसी हुई, जेपी आंदोलन देखिए, जगजीवन बाबू को देखिए, राजेंद्र बाबू को देखिए, कई प्रकार, जयप्रकाश नारायण को देखिए, कई आंदोलन वहीं से शुरू हुए हैं, जो कि रूपरेखा बदल देता है। इस आंदोलन को नकेल देने के लिए भी ये काम करना पड़ेगा कि विश्राम देने की जरूरत पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है। और इतना हमें लगता है कि करने की जरूरत नहीं। बहुत साफ नजरिया मोदी जी का भी रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। उस स्ट्रेट फॉरवर्ड में उन्होंने बता दिया होगा कि मैं कितने तारीख को छोड़ रहा हूं। क्योंकि इतिहास में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं, मोदी जी का भी नाम आए
ऐसी ऐसी उनकी विचार ऐसा उनका विचार जरूर होगा। महेश जी। संजय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आरएसएस है उसके लिए जो योगी जी हैं, ना तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है योगी जी पे, ना परिवारवाद है, ना कोई गुटबाजी। ये बात बिल्कुल क्लियर है और आपने काफी पढ़े लिखे हैं, काफी समझदार हैं, विदेश यात्रा में भी नहीं जाते। यहाँ तक कि जब उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ था तो अंतिम संस्कार में जो अंतिम क्रिया होती है, रस्म होती है, वो हरिद्वार में हुई थी, वहां भी वो नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं अपने यहाँ पे बिजी हूँ। बाकी काफी बड़े नेता जहाँ गए थे वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार की जो रस्म होती है हरिद्वार में, वहां पे भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं जनता के लिए व्यस्त रहूंगा, और वो अपने काम में वो व्यस्त रहे थे। तो आपको क्या लगता है, जो आरएसएस है, आरएसएस के पास एक संजय जोशी का नाम है, एक नितिन गडकरी हैं और एक योगी जी, तीनों ही आरएसएस के खास हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो नितिन गडकरी हैं और योगी, नितिन गडकरी जी के नाम पे चर्चा चल रही थी कि कहीं वो अगर पीएम मोदी हटते हैं तो उनको बनाया जाएगा, या आरएसएस चाह रहा है कि ये मोदी जी हटे हैं और गडकरी जी बने। और गडकरी जी ने तो हाल ही में एक बयान दिया है, उस बयान के बड़े मायने हैं। उन्होंने बोला कि एक बड़ा आदमी था जो हमें दूर से बड़ा दिखता था, जब हम उनसे ये पूछा गया था कि राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया गडकरी जी ने भी कि एक बड़ा आदमी था, हम उसको दूर से देखते थे तो हमें बड़े लगते थे, जब हम उनके पास गए तो काफी छोटे निकले। और एक छोटा आदमी था जो हमें दूर से छोटा दिखता था, लेकिन हम पास गए तो हमें वो काफी बड़े दिखे। ये उनका जवाब था राहुल गांधी के पे। तो आप समझ सकते हैं कि छोटा आदमी तो राहुल गांधी बोला होगा उन्होंने, कि जो छोटा आदमी दिखता था और हमें वो बड़े निकले। वो बड़ा किसको बोला होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। तो गडकरी जी तो खुल के हैं, जो साफ कहते हैं कि आज के टाइम में सत्ता ये है या जो देश है वो पैसे वालों के पास पहुंच चुका है। पैसे वाले और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है। पैसे वाले और अमीर हो रहे हैं, हम उस बात को भी एक बार को नजरअंदाज कर दे, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है, ना ही किसी सरकार के लिए। भाजपा को पिछले कुछ चुनावों में कहीं पर भी विकास के नाम पे तो वोट डले नहीं, सब हिंदुत्व के नाम पे वोट डले हैं। मोदी जी का कोई ऐसा कार्य, कोई अगर आप जाएं जनता के बीच में जाके पूछे, इवन को खुद का अपना काम था नोटबंदी, कभी कहीं किसी के लिए चुनाव में उन्होंने नोटबंदी का नारा नहीं लिया। इन्होंने कहा 370 कश्मीर हमने ये कर दिया, रातों रात इन्होंने काम किया था। वहां भी जो पर्यटक थे वहां से रातों रात भगा दिए गए थे इधर। उसके बाद कभी भी कहीं पर भी ना तो ये नोटबंदी का नाम लेते हैं किसी भी चुनाव के अंदर, ना ही ये कोई ऐसा नाम लेते हैं कि धारा 377 वाला। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि काला धन हम वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था और उसके अंदर अरुण जेटली जो है उनका भी वक्तव्य आता था कि काला धन हम लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था काले धन के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा था कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख डलेंगे। सर, मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन उसके बावजूद हमारे घर में 3 सहायिका हैं, नौकरानी, जिनको मेड बोला जाता है। तो उसमें एक जो गांव की, उसने पूछा, उसने देखा होगा, उनके पति ने बताया होगा। तो मैंने कहा नहीं दर्शना, तुम अपना अकाउंट बंद मत करना, क्या पता इसमें पैसे आ जाएं। और सुनिए सर, मैं पत्रकार होके, क्योंकि तब तक हमें नहीं पता था ना जो जुमला क्या पता हो जाए सर, तो लोग कई बार सच भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और भाजपा जो है पोजीशन में थी उस समय, और वक्तव्य इनके आ रहे थे भाजपा के काले धन को लेके, तो जनता में काला धन का एक बड़ा इशू था। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सिक्योरिटी में पुलिस वाले होते हैं, एक नहीं, आज तक मुझे उन तीनों पुलिस वालों की शक्लें याद है। अलग अलग एक बार के समय में उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर 15 लाख के अकाउंट में आएंगे। मैं चुप, मैंने कहा भाई तुम्हारा अकाउंट चलने दो ना, क्या पता आ जाए। तो सर वो 15 लाख को लोग भूल गए इस बात को, लेकिन उस 15 लाख का बड़ा वजन था और लोगों ने उस बात पे बहुत वोट दिए थे। वो अलग बात है कि अमित शाह ने बाद में बोला कि नहीं ये तो हमारा जुमला था। और उसके बाद अगर आप अभी भी देखते हैं कहीं पर भी, तो मोदी को जो वोट पड़ते हैं वो हिंदुत्व का, उन्होंने जो है एक हिंदुत्व का नेता के नाम पे अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, उसके नाम पे पड़ते हैं। गुजरात से भी निकल के आए तो हिंदुत्व के नाम पे निकल के आए थे जब गुजरात में दंगे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में भाजपा की जो आज की मजबूती है, चाहे बेशक से कम हो रही है, लेकिन जो मोदी हैं वो हिंदुत्व नेता के नाम पर जो है अडिग है, जो उनका नाम चलता है, उनका नाम पहचाना जाता है, ये सच है। अब ऐसी स्थिति में हमने माना कि इन्होंने 75 साल की उम्र में, अभी जो चंद सितंबर में पूरी हो जाएगी, इन्होंने जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के कदमों पे चलते हुए अपना जो है इन्होंने पद त्याग दिया पीएम का। तो क्या उसके बाद आरएसएस के दिमाग में, अब जो मेरा सवाल है, आरएसएस के दिमाग में नितिन गडकरी जी का नाम प्रमुखता से रहेगा, या हिंदुत्व को देखते हुए योगी को प्राथमिकता देना चाहेंगे पीएम पद के लिए?
देखिए महेश जी, तीन आदमी का नाम आपने बतलाया था अध्यक्ष और पीएम पद को लेकर के। तो संजय जोशी, गडकरी जी और जोगी जी, तीन आदमी का नाम आपने बताया। तो संजय जोशी भी विवाद, उन पर भी कई तरह के आरोप लगे, विवाद रहा। गडकरी जी पर भी विवाद लगा, कई तरह के आरोप उन पे हैं। अगर तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो जोगी जी की सभी छवि साफ है। 7 साल 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का, लंड फंड, किसी प्रकार का आरोप नहीं है। तो स्वच्छ छवि आरएसएस भी देना चाहेगी, बताना भी चाहेगी, और ये लोग सब लोग चाहेंगे कि किसी विवादास्पद व्यक्ति को वहां ना बैठाएं, क्योंकि पार्टी में ही खींचतान ना हो। संजय जोशी भी किसी एक लॉबी को बिलोंग करते हैं, गडकरी जी भी महाराष्ट्र लॉबी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके भी रिश्ते बहुत मधुर मोदी जी से नहीं है, ये बात भी है, और बहुत विरोध है मोदी जी का भी। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर हम देखते हैं और करते हैं और समझते हैं, तो उसमें जोगी जी फिट बैठते हैं। अब जो बात आपने कही, तो मैं फिर मोतिहारी आपको ले चलूंगा। मोतिहारी में विरोध का कारण क्या रहा? एक झूठ, सिर्फ झूठ। पिछली बार जब वो गए थे मोदी जी, तो वहां एक फैक्ट्री है सुगौली, जहां से चीनी लगता था, हजारों लोग वहां पे हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस बार आएंगे तो सुगौली मिल की चीनी का चाय पिएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम वहां 10 स्टॉल लगे हुए थे जो बिना चीनी का चाय बेच रहे थे कि मोदी जी चीनी देंगे तब ना चाय देंगे। तो इस तरह से इनके झूठ। झारखंड में जब वो पहली दफा आए थे, तो यहाँ से मंच से उन्होंने कहा था कि अगर 14 की चुनाव की बात कर रहे हो, यहाँ प्रभात तारा में उनका प्रोग्राम था, उसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो इसकी 80 सीट जो है विधानसभा की, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन कहा 11 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है। अब परिसीमन है, अब परिसीमन के बाद देखिए किस तरह से बढ़ता है। तो झूठ के कारण ही इनका कद गिरा है, और बस झूठ पर झूठ, जो चिन्हित झूठ है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, वो तमाम झूठ दिखते हैं जो सोशल मीडिया में लगातार आ रहे हैं। तो बड़े पद पर बैठ करके इतना झूठ नहीं बोला जा सकता है। अब तो सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा है कि मनमोहन ने कितने झूठ बोले हैं, लोग थोड़ा गिनवा दें, 5 झूठ तो गिनवा दें। तो ये तरह तरह की बातें हैं, और मुझे लगता है कि जोगी जी को भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो, मौका देगी, क्योंकि वो एक साफ छवि के इंसान हैं और पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है या दो दो चार का ज्ञान नहीं है। वो पढ़ाई किए हैं, परिवारवाद का भी उन पर आरोप नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि अपने परिवार, मतलब अपनी बहन को, अपनी माँ को या भाई लोग को भी कोई तरजीह नहीं देते हैं, और आना जाना भी नहीं है। एक सन्यासी जीवन टाइप, जनता की सेवा के लिए उन्होंने संन्यास लिया है, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मेरे नजरों में जो चीज है मैं बता रहा हूं, तो हमें लगता है कि मोदी जी को विश्राम मिलेगा और जोगी जी को मौका मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल वो ये है कि अभी जो तक जो चर्चा चल रही थी, मोदी जी वाला 75 साल का जो है इशू पिछले 15-20 दिन से काफी जोर पकड़ा हुआ है। अब लेकिन ये अभी तक जो चर्चा चल रही थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जोशी जी का नाम के चर्चा चल रही थी, नितिन गडकरी जी का पीएम का नाम के लिए चर्चा चल रही थी। अब एकदम से अचानक क्या हुआ है कि आरएसएस ने जो है योगी जो है यूपी के मुख्यमंत्री, उनको खड़ा कर दिया। इसकी क्या वजह लगी कि एकदम से उन्होंने जो है नितिन गडकरी को साथ कहें कि उसके साथ एक ऑप्शन दे दिया, विकल्प दे दिया, या इनको प्रमुखता से आगे लिया है? इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मैं बता दूं महेश जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले भी मैं बोला था, फिर मैं बोल रहा हूं कि किसी न किसी ट्राइबल को बनाएगा लोग। अगर ट्राइबल नहीं बनाता है तो किसी न किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को बनाएगा। उच्च जाति को तो किसी कीमत पर ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले नहीं है, क्योंकि इनको मैदान में जाना है, मैदान में जाकर के चेहरा भी दिखलाना है कि हमारे पास आपके जाति का है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी अपनी कई सभाओं में बोल चुके हैं कि मैं भी ओबीसी से आता हूं। क्या मतलब है भाई? आपने तो जो कसमें खाई, उस कसम में आप तो किसी जाति के नहीं हैं।
आपका धर्म, आपकी जाति, आपका रहन सहन, कौन है भाई, प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान उन्होंने दिया। संसद भवन में भी सत्र के दरमियान भी कुछ का कुछ लोग बोल जाता है, जो कि जायज नहीं है, कानूनन गलत है। तो हमें जो लगता है, जो अपना जातीय समीकरण चलता है, चाहे हिंदी 6 प्रदेश हैं, 6 प्रदेश हो या साउथ हो, हर जगह कहीं ब्राह्मण नन ब्राह्मण है, कहीं फॉरवर्ड है, कहीं बैकवर्ड है, कहीं आदिवासी है, कहीं दलित है। उस हिसाब से इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उच्च जाति की संख्या बहुत कम है। जोगी जाति से राजपूत होते हैं, ठीक है, वो इसलिए उनको बना दिया गया है कि भाई वो एक सन्यासी है, लेकिन जाति का असर पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी ट्राइबल को या बैकवर्ड कम्युनिटी के किसी के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले बनता था तो पहले इतनी जात पात नहीं हुआ करती थी। आप देखेंगे कि आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले गांव में जात पात थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देता था इस तरह के चीजों पर। लेकिन अब तो सीधे सीधे दिखलाई देता है सामने सामने। ये लोग कैश भी करते हैं, किसी चीज को कैश भी करते हैं। आपने कहा कि भाई नोटबंदी का जिक्र चुनाव में नहीं करते, 2000 का नोट बंद किए, इसका भी चुनाव में नहीं करते, जबकि ये नोट इन्हीं का ले आया हुआ था। बताते भी नहीं कि क्यों हमने बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति जो नोट लॉन्च किया और उसी को खुद वापस ले लिया, तो मैंने 5 साल भी उसको नहीं चलने दिया, तो क्या कहेंगे इसको, यू टर्न, हर चीज में यू टर्न। तो ये सब चीज हम लोग नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया बोलती है, इन्हीं के नेता कहीं ना कहीं से बोल दे रहे हैं। तो स्थितियां यही है। और मोतिहारी प्रकरण के बाद जिस तरह से इनका कद गिरा है, इसको संघ ने भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सब देख रहे हैं कि अब मोदी मैजिक काम करने वाला नहीं है। इसलिए भी एक अच्छे मजबूत साफ छवि के लोगों को बैठाना चाहेंगे लोग, और उसमें आदित्यनाथ जोगी फिट बैठ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है महेश जी। तो कुल मिलाकर जो है हम ये इस चर्चा को इस बात के साथ जो है समाप्त करते हैं कि मोदी जी जो हैं वो स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाने के लिए एक नैतिकता का अपनाने वाले एक बड़े नेता के रूप में जनता के सामने प्रोजेक्ट करेंगे। और वो जो है 75 साल की उम्र जब आएगी उनकी सितंबर में, तो वो अपना मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, पीएम पद को छोड़ देंगे। और पीएम पद जो है उसके लिए आरएसएस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रोजेक्ट कर रहा है। हम इसी बात को माने? मेरे ख्याल से ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, हम पत्रकारों का काम कयास लगाना ही होता है, और जितनी बातें आपसे हुई है महेश जी, सब बातें तर्कसंगत हुई है, तर्क के साथ मैंने आपको बताया है, आपके दर्शकों को समझाया है। तो ये मानने में या कयास लगाने में कोई मतलब गलती नहीं है, तो ऐसा कहा जा सकता है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। पिछली मुलाकात भी आपसे काफी अच्छी रही थी हाल ही में, और आज की चर्चा भी आपसे अच्छी रही है, और जल्द आपसे फिर जल्दी से चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। जी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।